नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। ब्रिक्स सम्मेलन से तहत प्रधानमंत्री की उरुग्वे के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुलाकात। साझा हितों और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर जोर। बोलीविया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, डिजिटल तकनीक जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। नरेंद्र मोदी सरकार का बिहार को बड़ा उपहार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की 4 नई अमृत भारत ट्रेन समेत विभिन्न रेल परियोजनाओं की घोषणा। 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का भी होगा जल्द उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम। म्यांमार, लाओस पर लगाया 40% टैरिफ, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, तो वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और मलेशिया पर 25% टैरिफ की घोषणा। नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब की तरफ बढ़ाए मजबूती से कदम। एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी ब्राजीलिया पहुंच गए हैं। वे इस दौरान राष्ट्रपति लुला के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में पीएम मोदी ब्राजील में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्राजील यात्रा को उपयोगी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही उपयोगी रहा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने राष्ट्रपति लुला और ब्राजील सरकार को उनके ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के दौरान इस मंच को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए काम के लिए बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नेताओं के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को भी बढ़ावा देंगी।
तो ये वीडियो साझा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें ब्राज़ील में दुग्ध उत्पादन की पूरी तस्वीर बदलने में गुजरात से भेंट में मिले सांड ने अहम भूमिका निभाई। 1960 में गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राज़ील को भेंट किया। ये गिफ्ट ब्राज़ील के लिए काफ़ी शुभ साबित हुआ। कृष्णा ने ब्राज़ील में दूध उत्पादन की श्वेत क्रांति शुरू की। आइए देखते हैं ब्राज़ील से हमारी संवाददाता मेघना सिंह देव की एक खास रिपोर्ट। भारत और ब्राजील को एक अद्भुत कहानी जोड़ती है। बात है साल 1960 की, जब गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया और इसी से ब्राजील में शुरू हुई दूध उत्पादन की एक श्वेत क्रांति। फिर 1962 में गुजरात से बड़ी संख्या में आई गिर और कांकरेज गायों ने भी इस श्वेत क्रांति को गति दी। ब्राज़ील में जितनी भी गायें हैं उनका ओरिजिन जो है भारत से है। गिर गाय और कांकरेज गाय जो है यहाँ से करीब 70-80 साल पहले लाई गई थी और उसके बाद में ब्राज़ील ने उस पर काफ़ी मेहनत करके उसको क्रॉस ब्रीडिंग करके उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके उन्होंने दूध के लिए काफ़ी इसमें विज्ञान के साथ में कार्य किया है। गीर गायों जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले दूध और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, अब ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की रीढ़ बन चुकी हैं। जहां भारत में एक गीर गाय औसतन 15 से 20 लीटर दूध देती है, वहीं ब्राजील में इनसे 40 से 60 लीटर तक दूध लिया जा रहा है। हमारे भावनगर के नेक नामदार महाराजा साहब श्री कृष्ण कुमार सिंह जी ने, जैसे आपने कहा कि 1960 में 1960 में सेल्सो गार्सिया सेड नाम के ब्राज़ीलियन व्यक्ति को, महानुभव को, एक गिर बुल भेंट में दिया था एज अ गिफ्ट। और तब से आज तक हम काफ़ी सीख सकते हैं हमारे ब्राज़ीलियन के भाइयों और बहनों से कि उन्होंने के इस गिफ्ट की कदर कितनी की है। उन्होंने एक डेयरी प्रोडक्शन कितनी सीरियसली से शुरुआत की है। 80% जो ज़ेबू कैटल है वो यही कृष्ण द बुल जो महाराजा साहब ने सेल्सो गार्सिया सेड को एक गिफ्ट में दिया था, उन्हीं की संतान है। Brazil is the fourth largest country in terms of milk production, giving 35 billions of liters of milk per year. So we thank India for this magnificent gift for us, for Brazil, for my family. भारत की धरोहर ब्राजील की समृद्धि का आधार बन गई। ये कहानी है कृष्णा की, जो एक उपहार बनकर आया और ब्राजील की श्वेत क्रांति का प्रतीक बन गया। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, ब्राजील। तो ना सिर्फ भारत के गोवंश की हम बात करें, बल्कि आज भारत के खान पान की भी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। भारतीय व्यंजन आज विदेशियों की पसंद बनते जा रहे हैं। एक समय था जब ब्रासीलिया में दूर दूर तक भारतीय व्यंजनों का स्वाद खाना तो दूर देखने को भी नसीब नहीं होता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारतवंशियों ने स्टार्टअप के रूप में भारतीय व्यंजन ब्रासीलिया के लोगों के सामने परोसने शुरू किए हैं। तो यहाँ के लोग ने दिल खोलकर भारतीय खाने की तारीफ की है। देखिए ब्रासीलिया से संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट। इस समय हम ब्राज़ीलिया में हैं और आपको बता दें कि भारत के फूड को, भारत के कल्चर को देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमारे जो भारत के लोग हैं वो फैला रहे हैं। ऐसे ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में हम आए हैं। आपने इंडियन फूड यहाँ पर पेश किया और काफ़ी लोग दिख भी रहे हैं खाते हुए। एक्चुअल में सर यहाँ पे ऐसा है, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब तो लोग नहीं खाते थे मिर्ची ज़्यादा, लेकिन अभी सीख गए हमारे साथ खाते खाते। तो मेरा तो हफ्ते में 1 किलो हरी वाली मिर्ची यूज़ कर लेते हैं हम लोग। अब खाने लगे धीरे धीरे, लेकिन उनका एक माइंड ऑलरेडी सेट होता है कि जब हम इंडियन फूड खाते हैं तो स्पाइसी होगा। तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या डिमांड रहती है? सर समोसे का बहुत ज़्यादा रहता है, और दूसरा हमारा चिकन टिक्का मसाला या बटर चिकन बहुत फेमस है यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली नॉनवेज खाना भी पसंद करते हैं।
और उसके अलावा फिर यहाँ पे वेगन लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो दाल बहुत खाते हैं लोग, चना बहुत खाते हैं लोग, क्योंकि उसका ये होता है कि यहाँ पे वेगन बहुत ज़्यादा लोग हैं, वेजिटेरियन से भी ज़्यादा वेगन है यहाँ पे लोग। भारत के खान पान को आप ब्राज़ील के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर अच्छा लगता है, हमें तो प्राउड फील होता है, और हमारी कंट्री है तो हम तो खुशी खुशी जाते हैं और दो तीन चीज़ें और भी समझाते हैं उनको, ये भी खाओ अच्छा है। बाकी लोग तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वैसे लोगों को कल्चर ही तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अभी कुंभ मेले में भी तो बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे और वो पर्सनली यहाँ पे आके मेरे से मिले, तो हम कुंभ मेला गए थे, इंडिया जाते रहते हैं हर साल में, कोई योगा से कनेक्टिंग है हमारे एम्बेसी में। जो लोग हैं जो इंडियन रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और किस तरीके से भारतीय खान पान को पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन AK के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, ब्राज़ीलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान भारत की लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को भारत से साथ ले गए खास उपहार भेंट किए। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति के धरोहर को तोहफा स्वरूप भेंट किया। ये उपहार भारतीय संस्कृति और मूल्यों के साथ ही अर्जेंटीना और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के मजबूत संबंधों को भी दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई को उपहार स्वरूप फूड साइड स्टोन बेस पर हाथ से उकेरा गया चांदी का शेर भेंट किया है। फूड साइड स्टोन बेस पर हाथ से उकेरा गया चांदी का यह शेर राजस्थान की प्रसिद्ध धातु कर्म और रत्न कला का एक शानदार उदाहरण है। यह उपहार देश की समृद्ध कलात्मक और भूवैज्ञानिक विरासत को खूबसूरती से दर्शाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल को उपहार स्वरूप मधुबनी पेंटिंग भेंट में दिया। सूर्य की यह मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र की भारत की सबसे पुरानी लोक कला परंपराओं में से एक है, जो इसकी खूबसूरती को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को उपहार स्वरूप सरयू नदी के पवित्र जल से भरा कलश दिया। सरयू नदी के पवित्र जल से भरा यह कलश पवित्रता, आशीर्वाद और आध्यात्मिक कृपा का एक पूजनीय प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष को अयोध्या राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भी उपहार स्वरूप भेंट में दी। अयोध्या राम मंदिर की यह चांदी की प्रतिकृति भारत की सबसे पवित्र आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित यह राम मंदिर की भव्यता और जटिल वास्तुकला को दर्शाता है, जो धर्म, धार्मिकता और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। पूरी तरह से शुद्ध चांदी से बना यह छोटा मंदिर पवित्रता, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। सजावट से कहीं अधिक यह एक कलातीत स्मृति है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक विरासत और भारत की पवित्र परंपराओं का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ये अनमोल तोहफे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को तो दर्शाते ही हैं, इसके साथ ही अर्जेंटीना और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के मजबूत संबंधों को भी दर्शाते हैं। हिंदी एक वैश्विक भाषा बनकर उभरी है। पूरी दुनिया में हिंदी भाषा के प्रति रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। यही वजह है कि ब्राज़ील के निवासी भी हिंदी सीख रहे हैं। ब्राज़ील के लोगों का हिंदी सीखने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि वह भारत की समृद्ध संस्कृति को गहराई से जान पाएं। देखिए ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। आज हिंदी ग्लोबल भाषा बनती हुई जा रही है और आप देखें दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो लोग हैं वो हिंदी को सुनना, हिंदी को पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे ही हम ब्राज़ीलिया में एक क्लास में आए हैं जहां पर हिंदी में पढ़ाई की जा रही है। जो हिंदी है वो अब ब्राज़ील के लोगों के जहन में, ब्राज़ील के लोगों के मन में धीरे धीरे उतर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में जो हिंदी है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि हिंदी किस तरीके से प्राथमिक स्तर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सीख रहे हैं, ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर है उसको पहचान सकें। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हिंदी धीरे धीरे यहाँ पर फेमस हो रही है। इसके साथ साथ ही हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो हिंदी में ना केवल लिखता है, ना केवल पढ़ती हैं, बल्कि एक खूबसूरत जो गाना है वो भी हिंदी में गा के आपको सुनाएंगी। तो हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं और हिंदी में एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनवाते हैं।
चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके दिल की बातें यार करेंगे, आने वाली कब आएगी कोई दे बता, तुम रहे हैं जाने कब से हम उसका पता, आजा 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 आजा। तो ये आपने देखा कितना खूबसूरत तरीके से हिंदी गाना सुनाया, और यही खूबसूरती है हिंदी की कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो लोग हैं वो हिंदी सीख रहे हैं और एक तरीके से हिंदी को काफ़ी समृद्ध कर रहे हैं, और ये लोग भी भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर उसको जानना चाहते हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के मूल निवासी ब्रूनो को हिंदी भाषा से बेहद लगाव है। ब्रूनो ने हिंदी सीखी है और वो हिंदी में ही बातचीत भी करते हैं। ब्रूनो को भारतीय संस्कृति भी काफ़ी पसंद है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत और ब्राज़ील के रिश्ते में प्रगाढ़ता आई है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह ने की ब्राज़ीलिया के निवासी ब्रूनो से खास बातचीत। हमारे साथ ब्रूनो हैं जो ब्राज़ील के ही निवासी हैं, लेकिन हिंदी से इन्हें प्यार है और ये कहते हैं कि हिंदी अच्छी लगती है, भारतीय संस्कृति और भारत उनको अच्छा लगता है। खुद ब्रूनो से ही पूछते हैं, ब्रूनो हिंदी कैसा लगता है आपको? मेरा नाम ब्रूनो है। First, namaste. I started studying Hindi here in Brasilia at the Embassy of India with a great professor, Reva Garg, for almost 3 years. मैं 2 बार भारत गया। मैं दिल्ली, जयपुर, आगरा और वाराणसी गया। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। I can say that मोदी जी कैसे लगते हैं ब्राज़ील के लोगों को? Well, this I have to speak in English. I think it's very important for Prime Minister of India to be here in Brazil to foster cooperation between Brazil and India, since they are key players in the global economy, founders of the BRICS group. So for me as a Brazilian, I do wish that these visits can foster this cooperation in the economy, when we talk about economy, tourism and technology, because I think both countries have a lot to share in these fields. ब्रूनो जो ब्राज़ीलिया से हैं और हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा पसंद है, हिंदी कल्चर पसंद है, इंडिया भी गए हैं, इंडिया के कई सारे शहरों में भ्रमण भी किया है, इंडियन ड्रेस भी इस समय पहने हुए हैं, और प्रधानमंत्री को लेकर भी इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा और प्रधानमंत्री ने भारत और ब्राज़ील के बीच जिन संबंधों की शुरुआत की है, दोनों देश उन संबंधों को लेकर आज बहुत कुछ नज़दीक भी आ गए हैं और आने वाले समय में ये संबंध और भी ज़्यादा गहरे होंगे। कैमरामैन आनंद के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। उन्होंने भारत की मजबूत घरेलू मांग, विवेकपूर्ण आर्थिक प्रबंधन और लक्षित नीतिगत उपायों के चलते दिखाई गई आर्थिक लचीलेपन को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के जवाब में संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया है, जिससे बाजारों में विविधता, बुनियादी ढांचा विकास और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। सीतारमण ने ब्रिक्स को समावेशी बहुपक्षवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु और विकास लक्ष्यों में ग्लोबल साउथ सहयोग अहम है, लेकिन जलवायु कार्रवाई का मुख्य बोझ ग्लोबल साउथ पर नहीं डाला जाना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य के लिए कई अहम घोषणाएं की। बिहार से देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाने और नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पटना से दिल्ली के बीच रोजाना अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि दरभंगा से लखनऊ के गोमती नगर के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं मालदा से लखनऊ के गोमती नगर के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन और सहरसा से अमृतसर तक अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही जोगबनी से
दक्षिण भारत के रोड तक नई दैनिक ट्रेन की भी घोषणा की गई है और सहरसा से अमृतसर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं शीघ्र स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं, जिनमें भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन, बख्तियारपुर राजगीर तलैया दोहरीकरण, रामपुर हाट भागलपुर दोहरीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI का उद्घाटन भी किया जाएगा। इनमें 53 करोड़ की लागत से पाटलिपुत्र में और 10 करोड़ की लागत से दरभंगा में निर्मित STPI शामिल हैं। दिल्ली और पटना के बीच में कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होनी चाहिए, बहुत बढ़नी चाहिए। तो ये डेली रहेगी और खूब जल्दी इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। साथ ही साथ दरभंगा से लखनऊ ये वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का फैसला लिया गया है और मालदा से लखनऊ वो भी एक फैसला लिया गया है और एक फैसला लिया गया है सहरसा से अमृतसर और एक 5वां बड़ा निर्णय लिया गया है जो हमारा सीमांचल है, जोगबनी वाला एरिया, वहाँ से तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु में ईरोड, उसके लिए एक डेली ट्रेन का फैसला लिया गया है। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्पे जवाद ने कहा है कि सपा सरकार में भर्ती पुलिस वाले प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं। नानपारा में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की तस्वीर से हुई छेड़छाड़ के बाद मौलाना कल्पे जवाद आक्रोश में हैं। उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाला इसमें शामिल था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नानपारे में किसी पुलिस अफसर ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है और वहाँ पर रहबर की जो फोटो उस पर लाठी मारने की कोशिश की। तो हमारे वो धार्मिक रहनुमा हैं, धार्मिक रहबर हैं वो, और उनके साथ बदतमीजी की गई है। तो ये हमारे जो धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, इस पर हम FIR करेंगे। ऐसे जितने भी पुलिस वाले के बारे में रिपोर्ट ये मिल रही है कि इनको इसराइली एम्बेसी से इनके लिंक हैं और ये वहाँ से इनको पैसे मिल रहे हैं इन कामों के लिए। और दूसरी रिपोर्ट ये मिल रही है जिसमें ज़्यादातर वो है कि जो समाजवादी पार्टी के हैं, के ज़माने के हैं और उन्हीं के ज़रिए रखवाए गए हैं। तो दूसरी पोजीशन ये है कि ये शायद मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि एक फसाद पैदा हो जाए, दंगा पैदा हो जाए और हमारी हुकूमत जो है मौजूदा जो है वो उसको बदनाम हो जाए। तो हम चाहते हैं योगी जी से और यहाँ के जो बड़े अफसरान हैं उनसे कि इस पर बाकायदा इस पर जाँच बिठाई जाए। तपेदिक यानी टीबी जांच के मामले में पुडुचेरी राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी केंद्र शासित राज्य है। पुडुचेरी में वर्ष 2015 से अब तक टीबी जांच में 136% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन की अगर बात की जाए तो इसके उपयोग से टीबी रोग की जल्द पहचान संभव हुई है और ये एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। पुडुचेरी में 2023 में 45,000 से अधिक लोगों की जांच हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन से की गई। 100 दिनों तक चलने वाले सघन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत 25,000 से अधिक लोगों का घर घर जाकर एक्सरे किया गया। कैसे हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन से टीबी की जांच की जा रही है, पुडुचेरी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। टीबी उन्मूलन के दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इस वक्त मैं हूँ पुडुचेरी के एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में और कैसे यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है और स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। जो हैंड होल्ड आप एक्सरे मशीन देख रहे हैं जिसको कहीं भी किसी भी घर में ले जाया जा सकता है और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि अब स्क्रीनिंग जो टीबी की जांच बहुत तेज़ी से हो रही है। हमारे साथ स्टेट टीबी ऑफिसर डॉक्टर वेंकटेश हैं, वो बताएंगे कैसे पुडुचेरी स्क्रीनिंग में बहुत आगे जा रहा है बाकी राज्यों से और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बताएं कि कैसे टीबी की जांच के लिए जो AI आधारित जो हैंड होल्ड एक्सरे मशीन है उससे फ़ायदा हो रहा है। High risk individuals, they are at risk of developing tuberculosis, especially diabetes mellitus, elderly individuals above 60, smoker and alcoholic. So in order to find out the case at the earliest stage, so screening is very, very important. In Puducherry UT, we have totally 6 handheld X-ray devices.
So the importance of this device is which detects the disease even when the individual doesn't have any symptoms. So these all the high risk groups are those who doesn't have any symptoms. They are screened in the X-ray camp. Even the lesions, minimal lesions, also detected in the X-ray. So we have a machine which has the AA enabled. So in the AA enabled, which will tell probable TB and no TB. So along with that, we placed one pulmonologist also in the X-ray camp. Immediately we'll identify whether that X-ray is suggestive of strongly TB or not. So we'll collect the sputum samples from those strongly suggestive of TB, as well as any abnormal in the X-ray. We are collecting that sample. By this, we are able to identify more number of cases at the earliest stage. अब तक कितने लोगों की जांच हो चुकी है इस हैंड होल्ड एक्सरे मशीन से? So as on date, in 2023, we did the active case finding survey. During that time, we screened close to 45,000 X-rays at their doorstep. During the 100 days campaign, we have screened more than 25,000 X-rays at their doorstep. Really is one of the important tool in identifying the cases at the earliest stage. तो आप देख रहे हैं कि लाइव यहाँ पर डेमो चल रहा है और ख़ासतौर पे ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उनको सिम्टम हो या नहीं हो, उनको स्क्रीनिंग की जा रही है। और यही वो हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन है जो गेम चेंजर साबित हो रहा है टीबी की जांच में। और आप देखिए कि कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, दूर दराज के इलाके, गाँव में या किसी भी जगह पर घर के पास ले जा करके एक्सरे मशीन को ले जा करके जाँच किया जाता है। और ये पहले संभव नहीं था, पहले मरीज को अस्पताल में जाना पड़ता था और तुरंत इसका रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। The patients who come to PHC, we will ask them for the screening complaints, like whether they have cough with expectoration, whether they have any fever, loss of appetite or loss of weight. If they have these symptoms for more than 2 weeks, we will suggest them an X-ray. पुडुचेरी बहुत तेज़ गति से टीबी की स्क्रीनिंग कर रहा है और सभी राज्यों में काफ़ी अग्रणी इसकी भूमिका है। कैमरामैन ललित के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, पुडुचेरी। भारत द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए राफेल फाइटर जेट को लेकर चीन ने अफवाह फैलाई। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि चीन ने भारत पाक संघर्ष के दौरान राफेल विमान को लेकर अपने दूतावास का इस्तेमाल करके अफवाह फैलाने का काम किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने फ्रांस के राफेल विमान को खरीदने के लिए डील कर चुके या इसकी इच्छा रखने वाले देशों में राफेल विमानों को नुकसान होने की अफवाह फैलाई। इसके अलावा चीन ने विश्व के दूसरे देशों को अपने हथियारों को खरीदने के लिए आकर्षित करने की भी कोशिश की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुठभेड़ में माओवादी के इनामी डिप्टी कमांडर सोढ़ी कन्हा ढेर हो गया और उसके शव को भी बरामद कर लिया गया है। सोढ़ी कन्हा पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा मुठभेड़ स्थल से 1.303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सल संबंधी अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई। सोढ़ी कन्हा टेकलगुरियम क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों, धर्मारम कैंप पर हमले समेत कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। इसके मारे जाने से माओवादी संगठनों को स्नाइपर क्षमताओं के लिहाज से भारी क्षति हुई है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादी कैडर की गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना के आधार पर 4 जुलाई को संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसके बाद रुक रुक कर मुठभेड़ होती रही। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।